Hello, hope you all are keeping well. So, today we are going to take one more topic, that is figures of speech. What is figures of speech? Let us see together. Language that uses figures of speech is known collectively as figurative language, which is found in novels, poems, essays, plays, even in day to day language, right? ऐसा ऐसा फिगरेटिव लैंग्वेज और ऐसी लैंग्वेज जो आर्टिकुलेटेड हो, जो फ्लॉरी हो, जो जिसमें हम फिगर्स ऑफ स्पीच के लगा के उसको ब्यूटीफाई करते हैं, उसको मोर मतलब उसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिगरेटिव language, right? Or that is called what we can say that where we are using figures of speech, that's why it becomes figurative language. बड़ा उसका इफेक्ट डालने के लिए, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए. और उसका जस्ट ऑपोजिट होता है, द ऑपोजिट ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इज लिटरल लैंग्वेज. लिटरल लैंग्वेज मतलब बिल्कुल फ्लॉरी लैंग्वेज नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड. राइटिंग इज फाउंड ऑन रोड साइंस, इन ऑफिस मेमोज और इन रिसर्च पेपर्स में जहाँ हमें डायरेक्ट बात करना है, लेकिन हम उसमें घुमावदार, हिंदी में कहते हैं ना, घुमावदार बातें नहीं कर सकते, राउंड एंड राउंड नहीं, आपको डायरेक्ट बात करना है. तो उसमें जब हम इस तरह की लैंग्वेज, तो दैट इज़ कॉल्ड लिटरल लैंग्वेज, है ना. तो लिटरल लैंग्वेज जनरली रोड साइंस और इसमें, क्योंकि वहाँ आपको डायरेक्ट चाहिए. वहाँ क्या होता है, फिगरेटिव लैंग्वेज के इंटरप्रिटेशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब एम्बिग्विटीज़ भी रहती है उसमें, क्योंकि आप अपने हिसाब से उसको कई बार इंटरप्रेट करते हो, आपके माइंड सेट, आपका एक्सपोजर, आपका नॉलेज. तो फिगरेटिव लैंग्वेज, आज भी हम रामायण, महाभारत और इतने सारे जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं उनको अभी भी हम मतलब स्क्रिप्चर्स हैं उनको हम अभी भी इंटरप्रेट करते हैं, है ना. तो बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ when you use figurative language, so that's there is chance to have number of interpretations. So that is figures of speech. चलिए टाइप्स देखते हैं. टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, वेरी कॉमन इज सिमिली एंड मेटाफर. फिगर्स ऑफ स्पीच जिसको हिंदी में अलंकार कहते हैं, अलंकृत भाषा, है ना. और उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है सिमिली एंड मेटाफर. Yes, before proceeding, I would like to tell you that please take care of pronunciation, because many words or many figures of speech have taken from other languages also, French, Latin, German, and that is why the pronunciation is different. Hindi pronunciation, if I tell you that, and even pronunciation, English pronunciation is also different. So here we are discussing English figurative language. So here we have to take care of pronunciation. For example, simile spelling is SIMILE, it's not LI, but a sound is simile. And further we are going to see other words also, that is there is no direct correspondence between लेटर्स एंड साउंड. सो प्लीज़ टेक केयर. यहाँ आपको उसके साउंड में, उसके प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देना होगा कि क्या प्रोनाउंसिएशन है. तो चलिए देखते हैं क्या है सिमिली, और वाई आई एम डिस्कसिंग सिमिली एंड मेटाफर टुगेदर, बिकॉज बोथ आर यूज फॉर कंपैरिजन. वन इज डायरेक्ट कंपैरिजन एंड अदर वन इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन. हाउ, लेट अस सी. A simile compares to dissimilar things using like or as. आप you just it is given in exam, identify the figures of speech. So when you identify the simile or metaphor, so please take care that it's a comparison, and when comparison is done through like or as, so that is simile. हमेशा याद रखो, उस वर्ड, उस फ्रेज़ में या उस स्टेटमेंट में अगर लाइक ऑफ या एस के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो वो क्या है, वो सिमिली है. हमेशा ध्यान देना. अच्छा, द गोल ऑफ सिमिली इज़ टू गिव द रीडर अ मोर विविड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग.
आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्लास में, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मान लीजिए इडिपस कॉम्प्लेक्स, राइट। तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए कि इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स उसके साथ बताया। फिर मैंने आपको कोई नॉवल का एग्जाम्पल दिया कि इडिपस रेक्स इज़ द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इडिपस कॉम्प्लेक्स। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें ऐसा होता है कि इडिपस जो है वो अपनी मदर से ही शादी कर लेता है। ऐसा मान लो मैं कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो दैट फॉर एग्जाम्पल लाइक इडिपस कॉम्प्लेक्स, राइट। तो जब मैं लाइक लगाती हूँ तो दैट्स अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स, राइट। तो डिसिमिलर थिंग्स का कंपैरिजन जो होता है उसमें हम एज और लाइक के साथ जब कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड सिमिली, राइट। अब इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है, एग्जाम्पल है शेवरलेट ट्रक्स लाइक अ रॉक, है ना। तो उन्होंने कोई ऐड होगा, तो उसका ऐड है शेवरलेट ट्रक्स का लाइक अ रॉक। तो शेवरलेट ट्रक्स कैसे है, चट्टान की तरह, है ना, रॉक की तरह। एज कोल्ड एज आइस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि जैसे कहीं हॉट डिस्कशन हो रहा है तो आपने कहा मिस्टर राघव वॉज नॉट स्पीकिंग एनी थिंग, ही वॉज जस्ट सिटिंग एज कोल्ड एज आइज। वो तो बात ही नहीं कर रहे थे, चुपचाप बैठे थे बिल्कुल। तो ऐसे भी हम कंपेयर कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। तो एज और लाइक का कंपैरिजन इज कॉल्ड सिमिली। अब इसका एक एग्जाम्पल गाने का अगर देखो, मैंने कुछ गाने किसी सिमिली में मुझे जो याद आए मैंने उसमें आपको समझाने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल हियर, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, है ना। ये गाना बिल्कुल सिमिली का एग्जाम्पल है, आपने सुना है ये गाना। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अब लड़की किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, ऐसे हमने जैसे पूरे उस लड़की को खिलते गुलाब के साथ, शायर का एक सपना होता है ख्वाब, उसमें वो देखता है, वैसा हम कंपेयर कर रहे हैं। एक फ्रेश रे ऑफ सनलाइट है, उजली किरण, है ना, जैसे वन में हिरण नाचता है, जो कुछ भी इस तरह से हमने उस लड़की को सबके साथ कंपेयर, पर जैसे 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 लगा रहे हैं, मतलब लाइक और एज। तो ऐसा कंपैरिजन जो होता है दैट इज़ कॉल्ड सिमिली। तो इस गाने से आप शायद उसको ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाओगे, है ना। चलिए नंबर 2, मेटाफर। मैंने बताया क्यों हम साथ में सिमिली मेटाफर डिस्कस करें, एक में लाइक लगा रहे हैं और एक में नहीं लगा रहे, कंपैरिजन ऑलमोस्ट सेम है। कैसे, देखिए, A metaphor is the direct comparison of dissimilar things. डायरेक्ट कंपैरिजन, वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन था एज और लाइक के साथ था, ये डायरेक्ट कंपैरिजन है टू क्रिएट मोर विविड इमेजरी और अंडरस्टैंडिंग। आप जब अपने माइंड में इमेजिन करते हो किसी चीज़ को, तो जब मैं उसके साथ में आपको कोई कंपैरिजन कुछ ऐसा बताती हूँ कंपेयर करके, तो आप उसमें उसको देख के, उसको सोच के अपने मन में ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाते हो उस पर्टिकुलर थिंग के लिए, उसको कहते हैं मेटाफर, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको बताया कि मदर इज़ डूइंग कंपैरिजन, डूइंग हर डॉटर, मदर कंपेयर्स हर डॉटर with a doll. So she is saying that my daughter is like a doll. So like a doll, daughter and doll are being compared with a daughter is compared with a doll. तो उन्होंने कहा लाइक अ डॉल, मेरी बच्ची जो है वो डॉल की तरह है, तो जैसे कि डॉल वैसा हो गया। लेकिन जब अगर मेटाफर होता तो मदर में से माई डॉटर इज़ अ डॉल, माई डॉटर इज़ माई डॉल, मेरी डॉटर मेरी डॉल है, तो लाइक नहीं लगा के डायरेक्ट डॉल ही कह दिया। इन अदर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो कि येस ही इज़ सचिन तेंदुलकर ऑफ आर क्लास। इससे समझ में आ गया मुझे कि सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट खेलता है, ये लड़का बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो द बॉय इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद सचिन तेंदुलकर। अनदर एग्जाम्पल, शी इज़ लता मंगेशकर ऑफ आर क्लास, में शी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, राइट। तो आपने द गर्ल इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद लता मंगेशकर, पर आप उसको ऐसा भी अगर सिमिली यूज़ करते तो आप कहते शी सिंग्स लाइक लता मंगेशकर, ही प्लेज लाइक सचिन तेंदुलकर। अच्छा, तो समझ में आया इसमें। अब इसमें गाना मुझे जो समझ में आया वो क्या, चांदनी तो मेरी चांदनी, तो इसमें क्या डायरेक्ट चांदनी,
तू चांदनी जैसी लगती है, ऐसा नहीं, तू मेरी चांदनी, डायरेक्ट कंपैरिजन, मतलब अ गर्लफ्रेंड इज बीइंग कंपेयर्ड विद मूनलाइट, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये वाला गाना जो है, इसमें चांदनी, तू मेरी चांदनी इज बीइंग कंपेयर्ड विद मूनलाइट, है ना। तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, एंड दैट्स व्हाई इट्स मेटाफर। ओके, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन। मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, इसमें कंपैरिजन नहीं है, इसमें पर्सन एंड फिकेशन। फिकेशन मीन्स क्रिएटिंग समथिंग, है ना। तो फिकेशन जैसे ग्लोरीफिकेशन, है ना। अभी एक बड़ा कॉमन वर्ड चल रहा है मोदिफिकेशन। तो मोदिफिकेशन और कोई भी फिकेशन मतलब क्रिएट करना, किसी चीज़ को बनाना, है ना। तो इसको कहते हैं हम पर्सन प्लस फिकेशन, पर्सन प्लस लाइक द थिंग इज बीइंग मेड लाइक अ पर्सन, है ना। किसी चीज़ को पर्सन की तरह बनाना, नॉन लिविंग को लिविंग थिंग की तरह बनाना। कैसे? पर्सोनिफिकेशन इज असाइनिंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स जैसा असाइन करना उसको टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। तो नॉन ह्यूमन थिंग्स, आपका फ़ोन मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप जब काम करते हो और अचानक आपका फ़ोन हैंग हो जाता है, तो आपने कहा माई फ़ोन ब्लैकमेल्स मी व्हेन देयर इज़ इमरजेंसी। अर्जेंसी में तो मेरा फ़ोन मुझे हमेशा ब्लैकमेल करता है। तो यू आर जस्ट गिविंग, यू जस्ट हैव पर्सोनिफाइड योर फ़ोन, है ना। आपने अपने फ़ोन को बताया कि ह्यूमन बीइंग जैसा बिहेव करता है, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है द फ्लोर बोर्ड्स ग्रोन्ड अंडर द वेट ऑफ ईच स्टेप, है ना। तो जब फ्लोर बोर्ड्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं काफ़ी, और ग्रोन्ड इज कराहना, है ना। तो आपका हाउ लाइक नॉन लिविंग थिंग कैन बिहेव लाइक दिस, बट हियर यू आर जस्ट टेलिंग दैट माई फ्लोर बोर्ड्स ग्रोन्ड अंडर द वेट ऑफ ईच स्टेप। इसका गाना मैंने एक बताया, चांद सिफारिश जो करता हमारी, है ना। अब इसमें क्या है कि चांद जो है वो कैसे सिफारिश करेगा, वो तो एक रिफ्लेक्शन है, लेकिन ह्यूमन बीइंग किसी की सिफारिश सपोर्ट करता है उसका, है ना। तो आपने गाने में है डायरेक्ट कि चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वे तुमको बता। तो चांद को बता रहे हो आप कि वो सिफारिश करता है और वो तुमको बता देता है ना। तो दैट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ personification, right? Many examples are there, but I have given here this example. Now moving to next, alliteration. L can be used for consonants, right? When L means double L is being repeated. Similarly, consonants are repeating, or consonants, when consonants are repeated, are called एलिटरेशन। आप उसको ऐसे याद रख सकते हो, डबल एल से डबल सी याद रखो कि जब कॉन्सोनेंट आते हैं बार बार और सेम कॉन्सोनेंट्स आते हैं, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड एलिटरेशन। लेट अस सी द डेफिनेशन। एलिटरेशन इज द रिपीटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स राइट नेक्स्ट टू ईच अदर। कैसे? राइट नेक्स्ट टू ईच अदर, है ना। हर बार एक फर्स्ट वर्ड जो होता है वो रिपीट होता है, तो उसको एलिटरेशन कहते हैं, विच क्रिएट्स अ मेमोरेबल और मेलोडिक इफेक्ट। आप अगर देखना पॉलिटिशियंस जनरली इस तरह के वर्ड्स या इस तरह के फर्स्ट वर्ड ऐसे यूज़ करते हैं, वो थोड़े इफ़ेक्टिव तो होते हैं, है ना। तो अभी अगर आपको कोई एग्जाम्पल मैं बताऊं, कहते हैं उसको आप बिल्कुल अदरवाइज मत लेना। एक एग्जाम्पल कहते हैं, अब की बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सर, तो आर तो ये लास्ट में आ रहा है, लेकिन अगर इस तरह का कोई रिपीटिशन होता है तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है ना। तो ये ट्रम्प सरकार ने भी लिखा था कि अब की बार ट्रम्प सरकार, तो ऐसे नैरेटिव्स बना के उसका कुछ इफेक्ट होता है, और इसीलिए आप ऐसे उसको याद कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया। तो दैट इज़ कॉल्ड एलिटरेशन। अब इन्होंने एग्जाम्पल टंग ट्विस्टर्स होते हैं। एक टंग ट्विस्टर है, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, है ना। शी सेल्स सी शेल्स बाय द
सी शोर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसको आपको आप इसको ये टंग ट्विस्टर है एक जैसा स तो हमारी टंग डज नॉट अलाउ अस टू स्पीक रिपीटेडली एंड फ्रीक्वेंटली, तो हम जल्दी जल्दी नहीं रैपिडली नहीं बोल पाते हैं। लेकिन ये टंग ट्विस्टर की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी टंग उतनी जल्दी उतनी पॉलिश होगी। तो मेरा सजेशन है कि आप टंग ट्विस्टर्स निकालो नेट से और प्रैक्टिस करो, इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। अब इसमें एग्जाम्पल अगर हिंदी में देखें हम तो जाने कैसे कब कहाँ, तो कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, राइट। तो ये जो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं ये इसमें क का रिपीटिशन हो रहा है और क इज कॉन्सोनेंट, तो दैट कम्स अंडर एलिटरेशन। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, एक ये आपकी शायद बहुत फैमिलियर नहीं हो, ये एक कव्वाली है और उस कव्वाली में ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, बहुत ही मीनिंगफुल कव्वाली है, ब्यूटीफुल कव्वाली है। उसी की ये लाइन है, उसमें वो थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आप फाइंड आउट कर पाओ नेट में। तो वो है ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा। तो इसमें ये उसी में एक लाइन आती है, जर जमी जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। तो अब इसमें ज कैसे, जर जमी जर जेवर, है ना। तो ना जमी जर एक्चुअली फीमेल्स के लिए भी कहते हैं पार्टनर के लिए, और जमी जर जेवर मतलब कुछ भी साथ नहीं जाएगा, है ना। तो जोरू जोरू वाइफ के लिए कहते हैं एक्चुअली, तो कहते हैं जर जमी और जोरू, ऐसा कहते भी हैं कि जर जमी और जोरू का झगड़े पूरे वर्ल्ड में इसी का झगड़ा होता है ना। तो इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हैं कि जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, क का रिपीटेशन है, और जर जमी जर जेवर। तो अगर आप इसको भी देखें तो इसमें ज का रिपीटेशन है, एंड रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड एलिटरेशन। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, एसोनेंस। एलिटरेशन जैसा ही थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है एसोनेंस। इसमें भी डबल एस आता है, तो आप डबल एस से इसको डबल ओ याद रखो, या आप इसको डबल वी याद रखो। उसमें आपने डबल सी याद रखा है, इसमें डबल वी याद रखो, क्योंकि इसमें वॉयल का रिपीटेशन है। कैसे, आइडेंटिफाई और सिमिलरिटी इन साउंड बिटवीन इंटरनल वॉयल्स इन नेबरिंग वर्ड्स। हर नेबरिंग वर्ड्स मतलब एक वर्ड के बाद वाला वर्ड, उसमें क्या है, आइडेंटिटी और सिमिलरिटी इन साउंड बिटवीन इंटरनल वॉयल्स, है ना। तो इंटरनल वॉयल्स के कारण सेम साउंड आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल ये बहुत अच्छा है, हाउ नाउ ब्राउन काउ। हाउ नाउ ब्राउन काउ, ब्राउन काउ की तबीयत ठीक नहीं है। अब आप अपने नेबर से पूछ रहे हो कि उसकी तबीयत कैसी है, तो आपने लिखा, आपने पूछा हाउ नाउ ब्राउन काउ, तो आओ आओ आओ। कोई भी वर्ड जिसमें ओ का साउंड आ रहा है एंड ओ इज वॉयल, सो सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट कम्स अंडर एसोनेंस, राइट, है ना। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, गाना मुझे तुमसे है कितने गिले, राइट, मुझे तुमसे है कितने गिले। अगर आप इस पे देखो तो सब में ओ ए की मात्रा आ रही है ना। मुझे तुमसे है कितने गिले, तो सब में ए की मात्रा है, और इसीलिए दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस। तो एलिटरेशन यहाँ पर याद रखिए, एलिटरेशन इज कॉन्सोनेंटल रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, एंड एसोनेंस इज रिपीटेशन ऑफ वॉइल साउंड, है ना। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, सिनक डकी। मैंने अभी आपको बताया बिगनिंग में कि व्हेन यू स्पीक प्रोनाउंसिएशन फॉर figures of speech pronunciation, you have to take care because some of the figures of speech have no direct correspondence between letter and sound. तो जैसा लेटर से वैसा उसका साउंड नहीं है। अब ये सिनक डोज ऐसा हम पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे सिनक डोज, है ना, लेकिन इसका साउंड मैंने प्रोनाउंसिएशन लिखा है यहाँ पर, दैट इज सिनक डकी, राइट। तो प्लीज टेक केयर व्हेन यू प्रोनाउंस इट, सिनक डकी। व्हाट इज सिनक डकी? सिनक डकी इज when a smaller unit is used to signify a larger unit और vice versa। ये याद रखना आप कि सिनक डकी, आप सिनक डकी ऐसे याद रखो कि सिनक डकी में
एक यूनिट सारे पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, चाहे वो यूनिट आप उसका 70% पार्ट बताओ या 30 को उस 70% को मेजर करके और 30 माइनर, या वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है। देखो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। न्यू इंग्लैंड वन द गेम बाय द टच डाउन। अब यहाँ न्यू इंग्लैंड मीन क्या? फुटबॉल टीम। क्यों? क्योंकि न्यू इंग्लैंड वन द गेम बाय अ टच डाउन, तो ये इसका एक टर्मिनोलॉजी है फुटबॉल की, और उससे आप समझ जाओ कि न्यू इंग्लैंड्स फुटबॉल टीम के लिए आपने डायरेक्ट उसका टीम नहीं बोल के आपने कहा कि न्यू इंग्लैंड वन द गेम ऑफ टच डाउन। गेम ऑफ टच डाउन इज फुटबॉल टीम के लिए यू आर टॉकिंग अबाउट। दूसरा और क्लियर है, इंग्लैंड लॉस 6 विकेट्स। अब आपने बताया कि इंग्लैंड कितने विकेट से हार गया, तो पूरा इंग्लैंड हार गया क्या? नहीं, आपने विकेट्स की बात की, मतलब क्रिकेट टीम की बात कर रहे हो आप। तो यहाँ विकेट से ही समझ में आता है कि इंग्लिश क्रिकेट टीम, है ना, इसका पूरा मतलब है कि इंग्लिश क्रिकेट टीम हैज़ लॉस्ट द गेम बाय 6 विकेट्स। तो आपने इंग्लैंड लॉस्ट बाय 6 विकेट्स, तो इस तरह से आप उसको याद करिए। गाने की जहाँ तक बात है तो क्या, अभी बड़ा भजन ये वाला बहुत बहुत कॉमन है, मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे, है ना। तो अब मेरे झोपड़ी के भाग, तो झोपड़ी का कोई भाग, एक भाग ऐसा नहीं होता, परंतु आपने एज अ होल बताया कि अगर राम आते हैं, शबरी के पास वाला सीन आप उसको रिमेंबर कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। तो कहते हैं कि भाई शबरी के भाग्य धन्य हो गए, है ना। तो अगर भगवान आते हैं तो हमारी पूरी लाइफ, हमारे पूरी जनरेशन ब्लेसिंग को ब्लेस्ड हो जाएगी, है ना। इस तरह का सेंस है इसका। तो आप, उन्होंने एक छोटा सा बताया कि झोपड़ी के भाग, मतलब अगर वो बाहर आके किसी एक कमरे में भी बैठते हैं तो हम तो बहुत धन्य हो गए, कृत्य हो गए, उस सेंस में, है ना। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा, एक बहुत पुराना सॉन्ग है, आप लोग ने सुना है या नहीं, दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे जलता रहे। अब दीपक क्या है? दीपक इज एक्चुअली सुहाग का दीपक मतलब हस्बैंड। तो वाइफ इज सिंगिंग, वाइफ इज प्रेइंग टू गॉड फॉर वेल बीइंग ऑफ हर हस्बैंड, है ना। तो यहाँ पर दीपक मेरे सुहाग का, दिस एक्चुअली द एग्जाम्पल ऑफ सिनकटकी, राइट। कि पूरा एज अ होल सिर्फ दीपक, सुहाग का दीपक से मतलब है पूरी फैमिली, कह सकते हैं कि शी इज़ प्रेइंग फॉर हर फैमिली वेल बीइंग, स्पेशली हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड इज़ द मेन लाइक हेड ऑफ द फैमिली। तो इफ़ ही इज़ वेल, ही इज़ गुड, देन एवरीथिंग विल बी गुड, ऐसा। तो उस सेंस में ये गाना भी बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ सिनेक्टकी, राइट। नेक्स्ट, एंटीथीसिस। एंटीथीसिस है ना। अब इसमें एंटी से आप समझ जाओ कि जस्ट ऑपोजिट, टू डिफरेंट थीसिस। एंटीथीसिस इज अ लिटरेरी टेक्निक that places opposite things or ideas next to one another. Please don't get confused antithesis and oxymoron. Oxymoron is a compound word, है ना। अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। ऑक्सीमोरोन इज अ कंपाउंड वर्ड and that's a single word. For example, compound word, what is called compound word? So that's a खानदान, right? तो ये खान और दान से मिलके बना खानदान, तो ये कंपाउंड वर्ड है। लेकिन हाउ एंटीथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीमोरन? एंटीथेसिस मीन्स ये लिटरेरी टेक्निक है दैट प्लेसेस ऑपोजिट थिंग्स और आइडियाज़। ये वर्ड नहीं है, ये एक पूरा सेंटेंस या पूरे दो डिफरेंट आइडियाज़ आर juxtaposes टुगेदर, आर प्लेस टुगेदर, है ना। पूरा एक आइडिया और उसका जस्ट ऑपोजिट आइडिया एक साथ जब पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, उसको एंटीथेसिस कहते हैं, राइट। टू वन अनदर इन ऑर्डर टू ड्रॉ देयर कॉन्ट्रास्ट। जब हम कॉन्ट्रास्ट बनाने के लिए एक शब्द बनाते हैं तो दो ऑपोजिट शब्द को मिलाकर एक वर्ड बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरन। लेकिन दो आइडियाज़ को रखकर, ऑपोजिट आइडियाज़ को रख के कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंटीथेसिस, है ना। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ चार्ल्स डिकन्स का बहुत फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस नॉवल है,
और उसमें फर्स्ट ये दिस ओपनिंग लाइन दैट्स इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, राइट। तो बेस्ट ऑफ टाइम्स और वर्स्ट ऑफ टाइम्स ये बिगनिंग है, एक्चुअली ओपनिंग लाइन है टेल ऑफ टू सिटीज़ की। तो यहाँ पर लाइक दो सिटीज़ हैं और दोनों का कंपैरिजन हो रहा है ना, फ्रांस और इंग्लैंड। तो उनका कैसे कंपैरिजन, कैसे ये इस तरह से। अब इसी में हम ये गाना है ना, कभी खुशी कभी गम, हाउ एवर दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली 100% एंटीथेसिस बट सम वॉट, वाई, बिकॉज लाइफ इज़ लाइक कभी खुशी कभी गम, लाइफ इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरोनेस। तो दैट्स अ कभी खुशी कभी गम एंटीथेसिस। मतलब अगर आप हमेशा दोनों चीज़ों को कंसिडर करते हुए विदाउट इट यू कैन नॉट थिंक फॉर लाइफ। सो लाइफ इज़ मिक्स ऑफ लाइफ इज़ मिक्सड ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरोनेस, राइट। तो कभी खुशी कभी गम, एंटीथेसिस, एंटी जस्ट ऑपोजिट एंड ऑपोजिट ऑफ टू, एक्चुअली टू फ्रेजेस। तो इसमें टू फ्रेजेस है क्योंकि कभी भी लग गया, तो कभी खुशी और कभी गम। या फिर आप ये एग्जाम्पल यू जस्ट टेक केयर, यू जस्ट रिमेंबर इट वॉज द बेस्ट टाइम्स एंड इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। ध्यान से पढ़ना, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स और ये इट वॉज द। अब जैसे आपने अगर 4 क्वार्टेट्स पढ़ा होगा टी.एस. एलियट का, बहुत ही फेमस वो है, एक पोएम है, उसमें वो कहता है कि टी.एस. एलियट ने कहा है कि टाइम प्रेजेंट, आपने बहुत फेमस लाइन है तो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि कैसे उन्होंने इसको कंपेयर किया है। तो देखिए, बर्न नॉटन उनकी बहुत फेमस लाइन है और ओपनिंग लाइन ऑफ बर्न नॉटन टी.एस. एलियट की, आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ मैं। तो उन्होंने उसमें कहा, बर्न नॉटन पोएम है और टी.एस. एलियट की, और उसमें उन्होंने कहा टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट आर बोथ परहैप्स प्रेजेंट इन टाइम फ्यूचर। मतलब वो प्रेजेंट की बात भी करते हैं, पास्ट की बात भी करते हैं और फ्यूचर की बात भी करते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस। क्यों? क्योंकि रिपीट कर रही हूँ, T.S. Eliot has written in his work Burn Norton, this a poem, and opening lines of the poem is time present and time past are both presents perhaps in time future। ये बहुत फेमस लाइन है, तो इसका दैट्स अ एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस। नाउ नेक्स्ट, hyperbole, it's not hyperbole, sound is hyperbole, है ना। तो I have given phonetic transcription also, here you can see that's a hyperbole, right, that's a hyperbole। hyperbole is exaggeration, right। किसी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप रखो, आपको बहुत भूख लग रही है, आपने कहा, आप बोलते हो कई बार मम्मी से कि कुछ भी दे दो, मुझे सब कुछ दे दो, जो बनाए सब दे दो, मैं सब खा जाऊंगा, मुझे जितनी रोटियां बनी है सब दे दो, मुझे पूरा राइस दे दो। इतना नहीं खा सकते, लेकिन आप ऐसा बताना चाह रहे हो थ्रू दिस दैट्स आई कैन ईट एवरीथिंग व्हाट इज़ अवेलेबल, राइट, जस्ट गिव इट टू मी, है ना। क्यों? क्योंकि आप ये बता रहे हो आई एम वेरी मच हंग्री। जैसे आपने अगर वर्ड्सवर्थ के एक पोएम है डैफोडिल्स, उसमें देखा होगा कि वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स में लिखा कि लाइन एग्जैक्टली आई कैन नॉट रिमेंबर बट दैट्स थाउजेंड्स ऑफ डैफोडिल्स। अब थाउजेंड्स, 10,000 डैफोडिल, हाँ 10,000 डैफोडिल, हाँ या मुझे अभी एग्जैक्टली याद है। तो 10,000 डैफोडिल्स, हाउ 10 वर्ड्सवर्थ had counted 10,000 daffodils, but that's a just making poem more effective। Wordsworth said that I had seen thousands of daffodils। तो उस तरह से किसी भी चीज़ को exaggerate करने का purpose is that to make someone understand the intensity of that particular feeling or thought, है ना। कैसे? हाइपरबोले इज़ अ डेलिबरेट एग्जैजरेशन। ऐसा नहीं कि आप अपनी बात को बोस्टिंग करने के लिए, अपने बात को इम्प्रेस करने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो आप जानबूझ के। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर फील या उस पर्टिकुलर इमोशन की गहराई, उसकी इंटेंसिटी को बताने के लिए डेलिबरेट एग्जैजरेशन दैट एड्स एम्फेसिस, अर्जेंसी,
और एक्साइटमेंट टू द स्टेटमेंट, मतलब आप एम्फेसाइज करने के लिए, या आप बता रहे हो कितनी जल्दी है, ऐसा करना ही पड़ेगा आपको। क्या अगर कभी कभी हम बोलते हैं ना कि अरे वो लोग आने ही वाले हैं, जल्दी करो, तो आपने कहा कि यस यस वो आने ही वाले हैं, बस पहुँच गए, इंदौर में आ चुके हैं, तो कोई गेस्ट आ रहे हैं तो हम और बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, जबकि वो हो सकता है अभी देवास में हो, पर हम कहते हैं कि नहीं नहीं वो इंदौर आ चुके हैं, है ना, इंदौर आ चुके मतलब और जल्दी। तो उस तरह के अर्जेंसी के लिए भी हमने सीधे उनको इंदौर आ चुके ही बता दिया। इस तरह के ऐसे वाले सेंटेंस हाइपरबली। और एक्साइटमेंट को रेज करने के लिए एग्जाम्पल क्या है, इफ़ आई डोंट ईट सून आई एम गोइंग टू डाई ऑफ हंगर, मम्मी आप मुझे खाना नहीं दोगे तो मैं मर जाऊँगा। तो ऐसा नहीं होता, बट दैट्स जस्ट एग्जाम्पल दैट इफ़ आई डोंट ईट सून आई एम गोइंग टू डाई ऑफ हंगर, है ना, ऐसा। अच्छा, इसका गाने का एग्जाम्पल क्या है, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। अब चांद के पार कोई ऐसा जानता है क्या अपने अपनी बिलविड को लेकर, लेकिन हम ऐसा बताते हैं, ऐसा ऐसा गाना है वो, है ना, कि चांद के पार, तो चांद के पार मतलब वो अपनी प्रेजिंग है या उस तरह से, है ना। तो ये उसका एग्जाम्पल है। फिर दूसरा एग्जाम्पल इसी में है, ये चांद के पर चलो लिखा है, पार चलो कर लेना उसको। तो एक तो एग्जाम्पल ये है, दूसरा गंगा मैया में जब तक रवानी रहे। एक एक हाउस वाइफ अपनी सॉरी एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए शी इज़ अगेन प्रेइंग कि गंगा मैया में जब तक रवानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, कि जब तक गंगा मैया अलाइव है, इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट है, जब तक मेरे हस्बैंड को भी उतनी लंबी आयु देना। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन दैट इज़ एग्जैजरेशन टू मेक योर फीलिंग मोर sensitize, or that's a to make it more excitement, like to fill more इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स, है ना। तो हम फिर ऐसे वाले गाने से आप याद रखो कि चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हम इतने खुश और अपने यानी इतनी दूर तुम्हारे साथ मैं जाना चाहती हूँ, है ना। दूसरा गाना गंगा मैया में जब तक रवानी रहे, तो मतलब तब तक मेरे हस्बैंड को अच्छे से रखना, लंबी आयु देना, खुश रखना, दिस वे, राइट, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबली। नेक्स्ट, पन। पन जो है वो पन का एग्जाम्पल आपको और बता दूं कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स, है ना। तो अगर थिसॉरस आपने पढ़ा होगा, थिसॉरस मीन्स डिटेल ऑफ वर्ड, एंटोनिम्स सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स एंड पन में डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पन एंड सिनोनिम्स। सिनोनिम्स इज फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ कन्फ्यूजन, तो other words of confusion is confound, baffle, flummox, right, bewilderment, right. These are the words, but these are not exact copy of each other. There is a hair difference, but hair like difference, but these are the separate words, but yes, somewhat same words, because it's all more or less it's all confusion, है ना। to confound, flummox, baffle, bewilderment, unstudy, study, something, study तो फिक्स हो गया, not confusion, unstudy। तो ये सारे unstudy mind मतलब फिकल, है ना, ये कहीं ना कहीं मेंटल स्टेटस के बारे में बता रहे हैं। परंतु पन जो है, पन इज लिटिल बिट डिफरेंट। हाउ, पन में मतलब आप सेम साउंड वर्ड या सेम स्पेलिंग वर्ड, हेट्रोजिनस और होमोजिनस वर्ड्स को आप यूज़ कर रहे हो, स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम है, होमोनिम्स आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन वो हर उस वर्ड का उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, उस सेंटेंस में मीनिंग चेंज होता है, दैट्स अ डिफरेंट मीनिंग, बट साउंड इज सेम, समटाइम्स स्पेलिंग इज सेम, दैट इज called pun. Let us see about the definition. A pun is a form of wordplay, मतलब when you are playing with the words that purposely substitutes words, है ना, हम purposely उन words को substitute, मतलब हम उस particular word की जगह दूसरा word डाल देते हैं that sound similar but have different meanings। यही इसका idea है क्या, कि दैट साउंड सिमिलर, उसकी एक जैसा साउंड है लेकिन उसकी मीनिंग डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, माइन इज़ अ लॉन्ग एंड सैड टेल, क्या
टेल। अब देखो सेड भी SAD सेड और TALE टेल, ध्यान देना। माइन इज अ लॉन्ग एंड सेड टेल। अब यहाँ टेल मतलब कहानी, कि मेरे पास अपनी एक बहुत लंबी और दुखी वाली कहानी है। सेड द माउस, अब SAD सेड इज डिफरेंट एंड SAID सेड इज डिफरेंट, दैट्स अ शेयरिंग, और कहना, माउस ने कहा। टर्निंग टू एलिस एंड साइंग, है ना, वो साई करती है ब्रीथ करके और कहती है एलिस से। तो ये एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड का डायलॉग है। इट इज़ अ लॉन्ग टेल, अब TALE और फिर TAIL, तो TAIL द पार्ट ऑफ बॉडी, राइट, टेल। सर्टेनली said Alice, looking down with wonder at a mouse tail। तो माउस की टेल मतलब उसके पार्ट ऑफ बॉडी को देख के कहती है, बट वाई डू यू कॉल इट सेड, पर तुम उसको सेड मतलब दुखी क्यों कहती हो, जो भी है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल वी हैव सीन टेल, TAIL टेल हैज़ डिफरेंट मीनिंग, and TALE tail is different meaning, SAD sad is different meaning, SAID said is different meaning, right? So this is called pun, right? Pun means same sound, right? And purposely we substitute the word, and but similar uh, same sound, है ना, but different meanings, right? इसका गाने में अगर हम देखें तो सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। अब एक सजना है मुझे, क्यों, क्योंकि यू वांट टू गेट रेडी, तो वो जो सजना है वो सजना इज़ वर्बल फॉर्म, और सजना के लिए सेम स्पेलिंग है, लेकिन सजना यहाँ पर किसके लिए है, आपके बिलवेड के लिए, हस्बैंड के लिए, जिसके लिए भी, तो वो है सजना है और सजना है, दोनों सजना में डिफरेंस है, ये पन है, राइट। नेक्स्ट, पैराडॉक्स। आयरनी एंड पैराडॉक्स में बहुत कन्फ्यूजन होता है, दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच है। पैराडॉक्स इज कॉन्ट्राडिक्शन, आयरनी इज कॉन्ट्राडिक्शन। लेट अस सी व्हाट इज पैराडॉक्स। अ पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट, इट्स नॉट वर्ड, it's a statement that appears to contradict itself but contains some truth, theme और humor, है ना। कैसे, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, जॉर्ज ऑरवेल का बहुत फेमस नॉवल है एनिमल फार्म, और उसमें जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा ऑल एनिमल्स आर इक्वल, तो बात ही ख़त्म हो गई, सारे एनिमल्स एक जैसे हैं तो बात ख़त्म हो जाना चाहिए। बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, लेकिन कुछ एनिमल्स ज़्यादा इक्वल है दूसरों से। अब इसमें सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्शन है कि जब अपने आप में ही सारे एनिमल इक्वल है, बात यहीं ख़त्म हो जाना था, बट देन दैट्स अ एग्जाम्पल, दैट्स अ पैराडॉक्स, दैट क्यों, क्योंकि हम ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, टॉन्टिंग के लिए, सरकाज़म के लिए, थीम को बताने के लिए, सरकाज़म जो होता है वो थीम बताने के लिए, या रियलिटी ये है कि हम मानते हैं कि पूरी दुनिया, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन क्या ऐसा है, नहीं है। समाज इतने टुकड़ों टुकड़ों में बटा है, छोटा छोटा, आपस में ही इतने डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन वन सोसाइटी की दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन, तो शिया, तो सुन्नी, तो पता नहीं सोसाइटी में कितनी कास्ट है, कितने लोग हैं, उसमें भी ये वाले तो मालवी कायस, तो ये वाले कायस, तो पता नहीं कितना, सो मैनी डिफरेंसेस, राइट। तो दैट डज नॉट फॉलो वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। शेक्सपियर ने कहा कि एक ही है, हम सब यहाँ पर वी आर मेयरली प्लेयर्स, है ना। लेकिन फिर भी क्या हम मानते हैं कि नहीं नहीं, हम इतना छोटी छोटी बातों को बॉदर करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि हम किसी भी दिन वी हैव टू लीव द वर्ल्ड। लेकिन पैराडॉक्स क्या है लाइफ का, कि एसोसिएशन डिसोसिएशन, इसने ये कहा, दिस इज कॉल्ड सम व्हाट पैराडॉक्स, है ना। तो इसका एग्जाम्पल हिंदी में जो मैंने दिया, उसी लाइन से वही वो बहुत फेमस कव्वाली है, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, उसका एक एग्जाम्पल है कि तेरे जितने हैं भाई
वक्त का चलन देंगे कि जब कोई मर जाता है तो उसके ब्रदर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि अब समय आ गया है, मतलब अब तो वो नहीं है पर्सन जो जा चुका है, छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। हम जिसको इतना बड़ा, इतना अपनी दौलत, मेरा घर, मेरा, एक सेकंड में व्हेन वी डाई एवरीथिंग इज finish, everything is over, and then people, brothers, they start fighting for that, for property and all। तो यही इसमें बताया कि छीन कर तेरी दौलत, कि आपस में ही उस पर ही झगड़ा होने लगेगा। और आपको कब जाना है? बस 2 ही गज कफन, मतलब आपकी डेथ के बाद आपके पास सिर्फ एक टुकड़ा ज़मीन वहाँ जल के या जैसे भी, यू हैव टू गो, यू डोंट हैव टू टेक एनीथिंग विद यू। तो ये जो एग्जाम्पल है, दिस अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स, की हमारी लाइफ में इतना कॉन्ट्राडिक्शन है कि हम इतना ज़्यादा एसोसिएट हो जाते हैं, वर्ल्डली हो जाते हैं। आपने वो गाना सुना है, ये मोह मोह के धागे, है ना, कि हमको मोह इतनी चीज़ों से होता है, जबकि हम जानते हैं कि किसी भी दिन लाइफ इज़ चेंज, कैन बी, लाइफ इज़ चेंज, कभी भी चेंज हो जाती है। तो दैट्स अ पैराडॉक्स। अब आयरनी क्या है? आयरनी इज अ सिचुएशन, देखो, पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ, जो अपने राहु, इनका एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव ने कई बार अपने स्पीच में, और भी so many politicians, right, they speak something, practice and preaching is different, that's a great example of paradox, कि हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं लाइफ में, प्रैक्टिस करना अलग बात है, और प्रीचिंग, ज्ञान देना बहुत आसान है कि बच्चों को हिंदी मीडियम कॉलेज में भेजिए, हिंदी का संरक्षण करिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव के सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम, और सभी पॉलिटिशियन के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे पैराडॉक्स, कि व्हाट वी स्पीक, व्हाट वी प्रीच, बट व्हाट वी प्रैक्टिस, दैट्स अ डिफरेंस, राइट। So this is called paradox or irony. Difference I'm telling you. Irony is a situation that subverts a reader's expectation. आयरनी थोड़ी सी पैराडॉक्स से अलग होती है। पैराडॉक्स कॉन्ट्रडिक्शन ही है, लेकिन हम जो कहते हैं वो, अभी मैंने बताया हिंदी मीडियम शुड बी प्रमोटेड, बट आई सेंट माई डॉटर टू इंग्लिश मीडियम, है ना। तो मेरे प्रैक्टिस एंड प्रीचिंग में कॉन्ट्रडिक्शन है, मेरे बिहेवियर में कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसा पैराडॉक्स। आयरनी क्या है? कि आप कुछ सोच रहे हो कि अच्छा ये कल्प्रिट है ना, किसी, कोई एक स्कैम हुआ और उसमें कल्प्रिट आप किसी और को समझ रहे हो, लास्ट में बहुत ही सरप्राइज है कि कल्प्रिट कोई और निकला, अचानक आप सोच भी नहीं सकते। तो दैट इज़ आयरनी, दैट इज़ आयरनी। आयरनी मतलब कि हम कुछ और सोचते हैं और लाइफ में कुछ और ही निकलता है ना, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, दैट्स अ एग्जाम्पल ऑफ आयरनी, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम इसमें देख भी लेते हैं कि क्या होता है। देखो, इसमें पहले तो मैं आपको बता दूं कि मतलब आपको कभी भी आयरनी में क्या होता है, आयरनी इज अ सिचुएशन दैट सबवर्ट्स अ रीडर्स एक्सपेक्टेशन, कि आप बड़े आपको लगता है अच्छा ये इसका एंडिंग था, इस मूवी का ये एंडिंग था। एग्जाम्पल, वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन योर स्टोरी इज हाइपोकॉन्ड्रियक, है ना, ऑलवेज कन्विंस दैट दे हैव एन एग्जॉटिक एंड अनक्यूरेबल डिजीज़, कि उसमें वो बता रहा है कि मुझे कैंसर है, मुझे बहुत ही अनक्यूरेबल डिजीज़, फैटल डिजीज़, आई एम सफरिंग फ्रॉम अ फैटल डिजीज़। और फिर एन आयरोनिक एंडिंग फॉर दैट कैरेक्टर वुड बी इफ़ दे डाइड ऑफ अ कॉमन कोल्ड, उनको है लेकिन उनकी डेथ उस दिन कैसे हो गई, कॉमन कोल्ड से। हमने ऐसे बहुत सारे आयरनी हमारी लाइफ में देखा है कि कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को हम फेस कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही छोटी चीज़ से कई बार हमारा बड़ा लॉस हो जाता है, तो वो आयरनी है। तो द आयरनी ऑफ लाइफ इज़ that you are well off everything, and then all of a sudden, because of a very minor incident, sometime you are in depression, or sometime you have lost your life,
ऐसी आयरनी कि जहाँ हम एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि हमने इतनी बड़ी बड़ी, कहते हैं हमने इतने बड़े बड़े चीज़ों को पार कर लिया, इतने बड़े बड़ी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए और उसको हम फेस करते हैं। पर कभी कभी हमसे बहुत छोटी चीज़ हम फेस नहीं कर पाते, बहुत छोटी सी चीज़ के कारण हमारे लाइफ में सेटबैक आ जाता है या कुछ हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड आयरनी। अब इसमें इसी का एक और ये, क्योंकि वो कव्वाली पढ़ना आप, और मुझे एग्जाम्पल वही समझ में आया तो मैंने दिया, उसी की एक लाइन है, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, उसमें उसने कहा कि याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर ने पूरी लाइफ में आ, इतना पूरा वर्ल्ड को जीत लिया, कितना बड़ा है ना सिकंदर का, आपको हिस्ट्री पता है। लेकिन जब वो जाने लगा तो आपको पता है उन्होंने कहा कि मेरे दोनों हाथ ओपन रखे जाए। क्यों? क्योंकि कितना भी कमा लो लेकिन लाइफ में जाना अकेले है और खाली हाथ जाना है। तो उसने कहा कि सिकंदर के दोनों हाथ आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ। इतना भरपूर पैसा, पूरा अरबों खरबों मिल, मतलब क्या बोले, वो काउंटलेस उसमें डूबा हुआ था, लेकिन जाने के टाइम खाली हाथ गया। तो ये लाइफ की आयरनी है कि वट एवर वी हैव, बट पैराडॉक्स क्या है कि हमारी प्रैक्टिस और प्रीचिंग में डिफरेंसेस पैराडॉक्स, वो मैंने अभी आपको बताया पैराडॉक्स, कि जो हमारे पास है और उसका हम प्रैक्टिस जब करते हैं कि भाई भाई करते हैं और भाई की डेथ होती है तो उसी दौलत पे हम लड़ाई करते हैं ना, ये पैराडॉक्स है। लेकिन आयरनी क्या है? आयरनी ये है कि हम जो सोचते हैं, कई बार हम एक इसमें से एग्जाम्पल दिया कि कोई बहुत सीवियर डिजीज़ को उसने कोप अप कर लिया, लेकिन उसकी डेथ किससे हो गई? कोल्ड से हो गई। और ये लाइफ का सच है कि ऐसी आयरनी हमारी लाइफ में भी होती है कि हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन पता नहीं, एक छोटी सी चीज़ को कई बार हम बेयर नहीं कर पाते, दैट इज़ आयरनी। नेक्स्ट इज़ ऑक्सीमोरोन। मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीमोरोन जो है ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स का, लेकिन हमने अभी एंटीथीसिस देखा पिछले उसमें। एंटीथीसिस जो है दैट्स द टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ और नोशन, दैट इज़ कंप्लीट फ्रेज और क्लॉज, है ना, उनको एक साथ रख के कि इट वॉज द worst times and it was the worst of times and it was the best of times, है ना, वो हमने देखा टेल ऑफ टू सिटीज़ का एग्जाम्पल एंटीथीसिस, है ना। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीमोरोन क्या है? ऑक्सीमोरोन इज़ अ फ्रेज दैट यूजेस टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स। जो फ्रेज या कंपाउंड वर्ड ही फ्रेज होता है कि वो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, वो स्टेटमेंट या क्लॉज का कॉम्बिनेशन है। बता ही देती हूँ आपको एक बार, ये एंटीथीसिस जो है यहाँ पे क्या, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, ये पूरे एक एक फ्रेजेस क्लॉजेस को मिलाकर एक साथ बना। और ऑक्सीमोरोन जो है वो एक दैट्स अ फ्रेज, मतलब कंपाउंड वर्ड या फ्रेज कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एग्जाम्पल है द स्ट्रॉबेरी केक वॉज ऑफुली गुड। ऑफुली गुड कैसे हो सकता है? लेकिन है, ऑफुली इज़ नेगेटिव टर्म, गुड इज़ पॉजिटिव। बट आप जब ऐसा कहते हो, आपको अगर सुना होगा आपने कि पंजाब में खाब पंचायत है। खाब पंचायत जो है वो इलीगल अनवैलिड कोर्ट है, जो वो खुद ही डिसीजन ले लेते हैं उनके पंचों का फैसला लेके, और उनके यहाँ ऐसा मानते हैं कि 7 जनरेशन में शादी नहीं हो सकती, तो वो खुद ही अपने रिलेटिव्स को, बच्चों को मार डालते हैं अगर कुछ समथिंग गोज़ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू दैम। तो वो कहते हैं उसका नाम कि ऑनर किलिंग, तो उसको कहते हैं ऑनर किलिंग है। तो क्या किलिंग, कभी मर्डर कैन बी ऑनर्ड, बट उसका फ्रेज है ऑनर किलिंग, है ना। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे नेट में। ऑक्सीमोरोन इज़ वेरी कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच जहाँ पर हम कहते हैं कि ऑनर एंड किलिंग, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, तो आप उससे याद रखो, दैट्स एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरोन। तो इसमें भी कि रोज़ की मेहमा तेरी जिंदगानी, हम रोज़ मरते हैं, हमको मालूम है हम मरने वाले हैं और वही ज़िंदगी है, राइट। तो ये इसका एग्जाम्पल है। फिर नीला आसमान सो गया, ये एक्चुअली मत आप इसको करना, मुझे ये बहुत कन्विंसिंग नहीं लगा। पर हाँ, ऑक्सीमोरोन में आप बस आप उसमें ऑक्सीमोरोन में चाहो तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑनर किलिंग, और नहीं तो बहुत सारे भी हम वो देख सकते हैं इसमें।
एग्जाम्पल, पैराडॉक्स मतलब लाइफ में बहुत सारे क्या बोलना चाहिए कि बहुत सारे लाइफ में एग्जाम्पल्स जो हैं वो ऑक्सीमोरन में है। मैं आपको बताती हूँ इसके एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल ओल्ड न्यूज़ है ना, डेफिंग साइलेंस। हाँ, डेफिंग साइलेंस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। डेफिंग साइलेंस कहते हैं कि चीरता हुआ सन्नाटा, उसकी आवाज़ से मुझे बहुत डर लग रहा था। चीरता हुआ सन्नाटा की आवाज़, अब सन्नाटे की आवाज़ जब सन्नाटा है ना, तो सन्नाटे की आवाज़, तो उसको उसको आप याद रखो, डेफिंग साइलेंस। डेफिंग साइलेंस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो डेफिंग साइलेंस जो है मतलब कि बहुत रात, गहरी रात का जो सन्नाटा है वो अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। दैट्स एग्जाम्पल ऑफ डेफनिंग साइलेंस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरोन। नाउ नेक्स्ट, ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया किसी भी चीज़ की आवाज़, पानी गिरता है रात को तो हमने पानी की आवाज़ दी है टप टप टप, है ना। बारिश होती है टिप टिप टिप, है ना। सांप फुसकारता है तो उसकी फुसकारने की आवाज़। चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, तो बर्ड्स की चू 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 चू, ऐसा रिपीटेशन ऑफ साउंड जो हमने एनिमेटेड और अनएनिमेटेड, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बहुत सारे, हर चीज़ की हमने आवाज़ रखी है ना। तो उन वो दैट्स अ ओनोमेटोपोया। क्या ओनोमेटोपोया इज द वर्ड दैट साउंड्स लाइक व्हाट इज इट मीन्स, है ना। तो हमने हर पर्टिकुलर उनका नाम रखे। एग्जाम्पल, व्हेन अ कैरेक्टर इज एग्जैस्परेटेड दे माइट एक्सक्लेम श, कहते हैं ओ शिट, तो दैट्स अ शी, है ना। दैट्स बोथ अ वर्ड टू शो एग्जैस्परेशन एंड अ साउंड दैट हैपन्स व्हेन यू साई लाउडली। जब हम देखना कि बहुत ज़्यादा मूवीज़ में ऐसा होता है कि हम देखते हैं इस तरह के, जब वो देखते हैं हम इस तरह के एक्सप्रेशंस देखते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ऐसे वाले साउंड को कहते हैं, मतलब गुस्से में जब कोई बात होती है, बहुत ज़्यादा एंग्री होता है, तो फिर हमारे अजीब सा, जो कि डिक्शनरी में नहीं आता, वो डिक्शन नहीं है, लेकिन हम ऐसे शीश, शीश का कोई मतलब नहीं होता, ओ शिट, शिट का भी इस तरह के साउंड ओनोमेटोपोया। दैट्स अ बोथ अ वर्ड टू शो एग्जैस्परेशन एंड साउंड दैट हैपन्स व्हेन यू साई लाउडली। जब आप जोर से लाउड करते हो तो दैट इज ओनोमेटोपोया, राइट। और आपको ओनोमेटोपोया का कोई एग्जाम्पल और बता देती हूँ। रुको एक मिनट। ओनोमेटोपोया का एग्जाम्पल, क्योंकि ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो इसका एग्जाम्पल इज, वेट अ मिनट। हाँ, तो चलिए देखते हैं। इसके एग्जाम्पल है, कॉमन ओनोमेटोपोया इंक्लूड्स दैट्स अ डिफरेंट साउंड, क्लैंग, बार्क, है ना। मैंने बताया एनिमल्स की आवाज़, है ना। अब इसमें मुझे अभी नहीं दिख रहा है, पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। संग बाय काटी, है ना, कैटी, और लाउडर, लाउडर, जो भी है आप तो ये समझिए, कहते हैं बूम बूम बूम। इसमें मुझे अभी दिख नहीं रहा है, पर इस तरह के जो भी एग्जाम्पल हैं, टिप टिप टिप, तो मैंने इसका गाना निकाल के रखा है, कोयल सी तेरी बोली, तो क्या, कुकू कुकू, कुकू कुकू, क्यों कुकू कुकू कोयल बोलती है, तो ये। फिर टिप टिप बरसा पानी, पानी बरसता तो हमने उसकी आवाज़ का नाम रखा है टिप टिप टिप। तो ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओनोमेटोपोया। नाउ मेटोनिमी, important. Metonymy is a literary device in which a word or object stands in for a closely related word or object. उस पर्टिकुलर प्लेस के थिंग की जगह किसी का नाम, अभी आप समझ लोगे। Metonymy gives a writer more variability with descriptions. Example, I thought his movies were better when they were not so Hollywood, है ना। आप इसको याद रखो, आई थॉट हिज मूवीज़ वर बेटर व्हेन दे वर नॉट सो हॉलीवुड, है ना। तो उनकी मूवीज़ ज़्यादा अच्छी बनती थी जब उनमें हॉलीवुड टच नहीं होता था,
तो अब हॉलीवुड अपने आप में मालूम है पूरा कि हॉलीवुड है, बॉलीवुड है ना, टॉलीवुड है, तो उस तरह से उनका पर्टिकुलर सबका एक स्टाइल है बनाने का। तो उनकी मूवीज़ ज़्यादा अच्छी होती थी जब वो ज़्यादा देवर नॉट सो हॉलीवुड हॉलीवुड के टोन पे तर्ज पे जब नहीं बनती थी तो ज़्यादा अच्छी मूवीज़ बनती थी, ऐसा कुछ मतलब है। वाइट हाउस फॉर यूएस प्रेसिडेंट, तो यूएस प्रेसिडेंट के लिए क्या है, वाइट हाउस यूज़ होता है। गाने की बात अगर मैं करूँ तो आप सबसे अच्छा गाना आप ऐसा याद रखो, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, है ना, बहुत ही फेमस सॉन्ग है ओरी चिड़ैया। और आपको पता है कि चिड़ैया किसके लिए है, पूरी गर्ल चाइल्ड के लिए चिड़ैया बोला है। तो मिटोनिमी अपने आप में आप तो बस ऐसे याद रखो कि मिटोनिमी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस गाने का, ओरी चिड़ैया, है ना। क्योंकि आप अगर इसको देखो तो इसमें मिटोनिमी में अच्छा मैंने एक और एग्जाम्पल जानबूझ के लिखा है कि देखिए, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, ये बड़ा फेमस डायलॉग है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है ना। तो यहाँ पर सिंहासन क्या कौन है, मतलब कि प्रेसिडेंट, कोई भी इलेक्शन अभी होते हैं, इसीलिए मैंने लिखा कि इलेक्शन में कहते हैं कि जनता आती है, मतलब जब जनता डिक्टेटरशिप को या ऐसे वाले गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक देती है। तो हम कहते हैं कि आपने देखा होगा सद्दाम हुसैन का क्या हाल हुआ था, गद्दाफ़ी का क्या, तो वो वही है, सिंहासन खाली करो। सिंहासन मतलब कि अब नाउ गवर्नमेंट, है ना, विल नॉट बी गवर्न बाय डैम बट जनता, डेमोक्रेसी। तो उस तरह से ये सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं इसके, है ना। आप ऐसा भी कहते हो कि चेंज ऑफ फॉर्च्यून, तो जैसा पावर्टी टू वेल्थ, मतलब फॉर्च्यून कहते हैं कि दे हैव चेंज देयर फॉर्च्यून, फॉर्च्यून इज लक, लक इज मनी एंड पावर्टी टू वेल्थ इज ऑल्सो एग्जाम्पल। बट आप तो सबसे अच्छा ये याद रखो, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, बट दैट्स अ चिड़िया इज फॉर फीमेल चाइल्ड, राइट। और दूसरा एग्जाम्पल, सिंहासन खाली करो की जनता आती, दिस अ वेरी फेमस स्टेटमेंट कि सिंहासन इज फॉर प्रेसिडेंटशिप, फॉर पावर इन कंट्रोल, दैट्स अ सिंहासन, राइट। चलिए नेक्स्ट, लिटोट्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका मुझे गाना नहीं दिखा कहीं पर भी, बट लिटोट्स यूज़ अ डबल नेगेटिव टू क्रिएट अ पॉजिटिव। कहते हैं किसने कहा कि मैं बीमार हूँ, है ना, तो नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ मतलब मैं हेल्दी हूँ, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, यू आर नॉट रॉन्ग, कहते हैं अरे रे सॉरी आई वॉज थिंकिंग बट येस यू आर राइट। तो यू आर, इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर राइट, टू नेगेटिव, टू नॉट, इफ यू आर यूजिंग यू आर नॉट रॉन्ग, तो रॉन्ग इज नेगेटिव टर्म बट नॉट रॉन्ग मीन्स यू आर राइट, राइट। तो ये जो है, मुझे इसमें एक आधी लाइन कहीं मिली पर वो बहुत सूट नहीं हो रही है, कहीं ये वो तो नहीं, है ना, तो ये वही है। तो आप कहते हो जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, तो आप कहते हो कहीं ये वो तो नहीं, मतलब दैट इज ही और शी, राइट। तो समथिंग, बट येस लिटोट्स यू जस्ट take care when double negatives are used, right. You are, I am not unable to do it means I am able to do it, right. So when two negatives are used, double negatives to create positive is called litote, that's a way of speaking। एक और कहने का तरीका है जब आप दो नेगेटिव की बात करके बताते हो कि yes I am positive, right, तो आई एम नॉट अनेबल टू डू मीन्स आई एम एबल टू डू, ऐसा, तो ये लिटोट्स कहते हैं इसको। नेक्स्ट है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म जो है वो क्या है, इज़ अ वे टू से समथिंग इन एन अंडरस्टेटेड मैनर, understated manner often to avoid difficult topics like money, death और sex, है ना। अब ये बड़े ऐसे टॉपिक हैं कि सेक्स जो है टैबू है, हम खुल के बात नहीं करते, मनी में कभी बहुत बड़ा किसी के सामने हम लेना देना करते हैं ट्रांजेक्शन, तो हम खुल के बात नहीं करते, डेथ को हम डायरेक्ट नहीं करते कि अरे अरे वो मर गए, ऐसा नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं ही इज़ पास द वे, है ना। तो इस तरह का यूफेमिज्म यूज़ होता है उसके लिए कि हम डायरेक्ट बात नहीं करते, तो दिस द वे टू से, है ना, वे टू से समथिंग एंड अंडरस्टेटेड मैनर, मतलब एक उसके डायरेक्ट नहीं कह के एक अंडरस्टेटेड मैनर में कहना, एक कहना ऑफन टू अवॉइड डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जिसको खुल के बात नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है इसमें, डेथ कैन बी एन uncomfortable subject, so we have developed many euphemism to avoid confronting it head on।
rather than telling a friend that a relative died, हम ऐसा नहीं बोलते कि वो died हो गए. You might say that kicked the bucket, है ना. तो he is kicked the bucket, or passed away, he is passed away, or are no longer with us, है ना. So Mr. X is no longer with us instead of saying he has died, right. तो जब हम उसको एड्रेस करते हैं उस तरह से बोलते हैं, जैसे कि एक माँ गाना गाती है, आपने ये भी एक जया भादुड़ी है और एक और कौन है, उसका गाना है, ये हीरोइन है. और ये गाना मैं गा के इसलिए बताती हूँ कि आपको जल्दी याद होगा. बाबू ओ बाबू बिन बोले कहाँ गया तू, ठहर जा मैं आई. क्यों? क्योंकि उसका बच्चे की डेथ हो गई है. तो वो ऐसा नहीं बोलते कि कहाँ मर गया, या अलग ही सेंस हो जाएगा. तो वो क्या बोलते हैं कि बिन बोले कहाँ गया तू, मतलब कि एक और वो गाना है, पहले इसको बताती हूँ कि बिन बोले कहाँ गया, मतलब मर गया. ही इज़ डाइड ऑलरेडी, ही हैज़ पास्ड अवे, द चाइल्ड हैज़ पास्ड अवे. मदर इज सिंगिंग दिस वे, बिन बोले कहाँ गया तू, है ना. जैसे चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए. तो आप ग्रोन कर रहे हो, आप रो रहे हो, आप क्राई कर रहे हो, बट आप ये नहीं कह रहे हो कि तुम मर गए इसलिए, है ना. तो जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, दैट्स अ एग्जाम्पल ऑफ यूफेमिज्म, राइट. नेक्स्ट, एपिग्राम बहुत यूज़ करते हैं हम एपिग्राम. नाउ एंड देन वी यूज़ एपिग्राम. एपिग्राम इज़ अ क्लेवर एंड मेमोरेबल स्टेटमेंट. ये मेमोरी टिक आपने निमोनिक सुना होगा, है ना. निमोनिक क्या होता है, MEMONIC. निमोनिक इज़ अ मेमोरी ट्रिक. यू विल फाइंड epigrams in speeches, poetry and at the front of book, है ना. आप जैसे फ्रंट बुक के स्टार्टिंग में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है बुक के स्टार्टिंग में कि कुछ ऐसा एक मैसेज कन्वे करने. आप लोग ने न्यूज़ लेटर देखा होगा, आपने कॉलेज मैगजीन देखी होगी, तो उसमें एक फ्रंट में एक पंच लाइन कहना चाहिए जो स्टार्टिंग में रहती है, विच सेट्स द टोन ऑफ दैट पर्टिकुलर मैगजीन नॉवल. उसको हम एपिग्राम कहते हैं. एक संदेश देना ऐसा कह सकते हैं. तो ये मेमोरी ट्रिक के लिए भी बहुत, जिसको मैं निमोनिक कहते हैं, आपको अगर बता दूं निमोनिक क्या है, तो MEMONIC निमोनिक. निमोनिक जैसे जिसको रिमेंबर करने के लिए, उसके लिए भी एपिग्राम बहुत काम आता है. तो एग्जाम्पल है, द डिफरेंस बिटवीन जीनियस एंड स्टूपिडिटी इज़ दैट जीनियस हैज़ इट्स लिमिट्स, है ना. तो जीनियस तो उसकी एक लिमिट है, पर स्टूपिडिटी की कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है. आप किसी भी हद तक जा सकते हो. तो एक तरह का आपने बहुत कुछ कह दिया इससे, तो दैट्स अ एपिग्राम. बस आपने इतना लिख दिया, मतलब वेरी लेस बट वेरी मच एक्सप्रेसिव. Epigram is this. The difference between genius and stupidity is that genius has its limit. Genius के पास अपनी एक लिमिट है, stupidity की कोई लिमिट नहीं, है ना. तो इस तरह के एपिग्राम, राइट, कि आज मतलब इसमें मान लो आपने, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया, आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं. तो मतलब आज आप बच्चे हो, कल मैं बूढ़े हो जाऊंगी, तो मेरे को आप संभालोगे. तो दैट्स अ, ये पूरी लाइफ का एक तरह का चित्रण है. तो दैट इज़ द मैसेज इज़ गिवन थ्रू दीज लाइन्स, है ना, एपिग्राम. नाउ अपस्ट्रोफी. अपस्ट्रोफी एस लगाते हैं हम बिलोंगिंगनेस के लिए, पजेसिव प्रोनाउन में लगाते हैं ना, जैसे कि डॉक्टर्स क्लिनिक, गर्ल्स हॉस्टल, है ना. तो वो तो है ही, पर फिगर्स ऑफ स्पीच में अपस्ट्रोफी क्या होता है, व्हेन अ कैरेक्टर एड्रेसेस समवन और समथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट और कैन नॉट रिस्पॉन्ड, है ना. द कैरेक्टर माइट स्पीक टू समवन, जब आपके सामने कोई नहीं है, आप किसी से डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, लेकिन एक तरह का मैसेज कन्वे कर रहे हो, तो द कैरेक्टर माइट स्पीक टू समवन डिसीज्ड और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट, है ना. एक किसी कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हो, डिसीज़ है वो पर्सन, इनएनिमेट है जो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन आप उसको एड्रेस करते हुए कोई मैसेज कन्वे कर रहे हो. तो जैसे विलियम शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट का है, ओ रोमियो रोमियो वेयर फॉर आर्ट दाउ रोमियो, है ना.
दाउ इज़ यू। तो ओ रोमियो रोमियो, इस तरह से आप डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हो। जैसे आप इसको ऐसे समझो, ब्लू मून यू सॉ मी स्टैंडिंग अलोन, तुम देख रहे हो ना मुझे, कहते हैं धरती आकाश तुम देख रहे हो मुझे, मैं कितना मुझे पेन हो रहा है ना। तो ये इस तरह का जब आप डायरेक्ट क्या, अ कैरेक्टर एड्रेसेस समवन और समथिंग दैट इज़ नॉट प्रेजेंट और कैन नॉट रिस्पॉन्ड, जो स्टिल खड़े होके, जो प्रेजेंट नहीं है या तो, या खड़ा है और रिएक्ट नहीं कर सकता। और जैसे कई बार होता है ना, भगवान के सामने एक लेडी खूब रो रही है कि भगवान तू खड़ा खड़े क्या देख रहा है, तू देख नहीं रहा मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही। तो वो एक तरह का दैट्स अ एपिस्ट्रॉफी, कि क्योंकि वो भगवान कुछ बोल नहीं सकते, एक पत्थर की मूर्ति है, लेकिन वो भगवान के सामने रो रही है और कह रही है, प्रेयर कर रही है कि क्या देख रहा है खड़ा। इस तरह से जब हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं तो हम इस तरह का कई बार हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। तो उसमें एक और है ये, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ। ये एक बहुत फेमस सॉन्ग है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। उसी में आता है, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा जो आज तुम्हारा हिस्सा हो। तो सिंगर एक को नहीं कह रहा है कि मैं कल दुनिया से चला जाऊंगा, जुदा हो जाऊंगा, आज मैं इस सोसाइटी का पार्ट हूँ। वो एज अ होल सबके लिए बात कर रहा है कि आज कल और है ना, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां सुनने वाले, तुमसे बेहतर कहने वाले, मुझसे बेहतर मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये सब पूरा एज अ होल वो फिलॉसफी उस गाने के थ्रू बता रहा है कि ये दुनिया बदलती जाएगी, बिकॉज लाइफ इज चेंज, राइट। कहते हैं कि देयर इज अ चेंज इज़ परमानेंट, कि चेंज तो लाइफ में होता ही रहेगा, चेंज इज़ परमानेंट, वो हमेशा फिक्स है। तो ऐसी फिलॉसफी जब हम डिलीवर करते हैं, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अपोस्ट्रोफी। नाउ एंटीथीसिस बता चुकी हूँ मैं, है ना। तो ये एंटीथीसिस ऑपोजिट थिंग्स और आइडियाज़ हैं, इसको आप पढ़ लेना। चलिए फिर हम एक दो और देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। ये है प्लियोनिज्म। प्लियोनिज्म क्या है, इज़ द यूज़ ऑफ मोर वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्डी जो होते हैं ना, देन नेसेसरी टू कन्वे मीनिंग। आपको कुछ वर्ड से काम हो जाएगा, फिर भी आप उसमें ज़बरदस्ती जब एक्स्ट्रा वर्ड्स डालते हो। अ राइटर माइट यूज़ प्लियोनिज्म for humor or emphasis, or they might not realize they are using extra words at all. कभी कभी अनोइंगली हम ज़्यादा वर्ड्स जितनी ज़रूरत नहीं उतने का सेंटेंस बनाते हैं, कभी कभी हम इफेक्ट डालने के लिए भी बनाते हैं या ह्यूमर क्रिएट करने के लिए। एग्जाम्पल है, द बर्निंग फायर वार्म द होल हाउस। द फायर वार्म द होल हाउस, पर बर्निंग फायर, तो फायर है ही अपने आप में ना, बुझी हुई तो नहीं होगी, तो द फायर वार्म द होल हाउस, तो पर बर्निंग फायर। तो कभी कभी एक्स्ट्रा वर्ड्स व्हेन वी वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक emphasize something, then these are the purpose, और unknowingly sometime we put extra words, right। तो ये दिस द प्लियोनिज्म। इसमें कहते हैं, बार बार तुझे क्या समझाऊं पायल की झनकार, है ना। तो इसमें एक बार, अब बार बार, तो बार बार तो इसको आप उससे अच्छा, नीचे वाला एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा है, क्या किया क्या किया क्या किया, तेरा नाम लिया ओ, तुझे याद किया। तो अब क्या किया क्या किया, बार 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 कहना, क्यों, क्योंकि हम उसमें ह्यूमर भी डाल रहे हैं, हम उसमें एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं। तो इस तरह के गाने बनते हैं व्हेन वी वांट टू एम्फेसाइज, सो वी रिपीट द सेम फ्रेज और सेम वर्ड्स टू कन्वे द मीनिंग। तो लोअर वन इज गुड एग्जाम्पल, क्या किया क्या किया क्या किया, है ना। नाउ अंडर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट, है ना, ओवर स्टेटमेंट एंड अंडर स्टेटमेंट। अंडर स्टेटमेंट इज द इंटेंशनल डाउन प्लेइंग ऑफ अ सिचुएशन। देखो, आपको पहले एक्सप्लेन करने के पहले बता दूं, आप बहुत ज़्यादा फीवर में हो, आपकी सिस्टर की मैरिज है, तो आप कहते हो कि हाँ मैं थोड़ा सा ना, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, आप बहुत ज़्यादा, आपको दुख भी हो रहा है, आपकी बहन विदा होने वाली है, आप अंदर से टूट रहे हो, लेकिन बीइंग अ ब्रदर यू have realization to your responsibility, that's why don't want to express your feelings or don't want to spoil the atmosphere, so you said yes yes I'm suffering from little fever, जबकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है आपकी। तो ये सिचुएशन इज़ अंडरस्टेटमेंट। क्यों, अंडरस्टेटमेंट इज़ द इंटेंशनल डाउन प्लेइंग ऑफ अ सिचुएशन। जब आप जानबूझ के सिचुएशन को वो कर रहे हो, डाउन प्ले कर रहे हो, दिस कैन क्रिएट अ ह्यूमरस
और डेड पैन इफेक्ट इन राइटिंग, है ना, जो उससे आप ह्यूमर भी क्रिएट करते हो। वो है ना द शो मस्ट गो ऑन, मेरा नाम जोकर, तो उसमें वो जो है वो कहता है कि भाई द शो मस्ट गो ऑन, कुछ भी होता रहे पर लाइफ तो चलती रहती है, किसी के जाने किसी के मरने से कुछ नहीं होता। तो कभी कभी हम ऐसे डेड पेन या कभी कभी हम ऐसे ह्यूमर क्रिएट करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। अब देखो इसमें एग्जाम्पल है, आई हैव टू हैव दिस ऑपरेशन, इट इज़ नॉट वेरी सीरियस। क्या, आई हैव टू हैव दिस ऑपरेशन, इट इज़ नॉट वेरी सीरियस, आई हैव दिस टाइनी लिटिल ट्यूमर ऑन द ब्रेन, है ना। तो ये जेडी सेलिंगर का कैचर इन द राई का है, आई हैव टू हैव दिस ऑपरेशन एंड इट इज़ नॉट वेरी सीरियस, आई हैव दिस टाइनी लिटिल ट्यूमर और ब्रेन। कितनी सीरियस बात है ब्रेन में ट्यूमर होना, लेकिन यहाँ कैरेक्टर क्या कहता है कि आई हैव टू हैव दिस ऑपरेशन एंड इट इज़ नॉट, इट इज़ यस इट इज़ नॉट वेरी सीरियस। फिर भी वो कहते हैं कि नो नो एक छोटा सा ट्यूमर है ब्रेन में, वो डेथ ही अपने आप में डेथ फैटल डिजीज़ है, राइट। तो जब हम उसको बहुत छोटा करके इस तरह से कुछ बताना चाहते हैं, इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो इस तरह के डायलॉग्स बोलते हैं। Another example is, for instance, a person who is bleeding heavily might say it is just a scratch, अरे नहीं नहीं थोड़ा सा लग गई, बहुत लग गई, फिर भी आप कह रहे हैं। और an athlete who has just completed a marathon might say I am a bit tired, बहुत थका हुआ पर्सन कह रहा है मैं थोड़ा थक गया हूँ। तो ये अंडर स्टेटमेंट होते हैं, इसका अपना पर्पस है और पर्पस है ह्यूमर क्रिएट करना है ना। अब आप कहते हो वो गाना है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, तो उसमें वो कहते हैं एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। कोई बात नहीं माँ, मेरा एक बच्चा तेरा अगर उसकी मौत हो भी गई तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तो मतलब उस माँ के लिए तो वही सब कुछ है बच्चा, लेकिन बच्चा अपनी माँ से कहता है कि एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले, इतने सारे तो बच्चे हैं तेरे। तो इस तरह से सिचुएशन को अंडर स्टेटमेंट देना इज कॉल्ड अंडर स्टेटमेंट, दैट्स अ फिगर्स ऑफ स्पीच। सो दैट इज नाउ anaphora, the repetition of the same word or phrase at the beginning of the successive clauses or verses। कैसे, unfortunately I was in the wrong place at the wrong time on the wrong day। इसका मुझे सॉन्ग नहीं मिला, लेकिन मैं अनाफोरा आपको बस ऐसे याद रखो कि जब एक ही वर्ड से पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करना, पर हर वर्ड में आप अलग अलग चीज़ों का इंपॉर्टेंस बता रहे हो। क्या, द रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड ऑफ फ्रेज एट द बिगनिंग ऑफ द सक्सेसिव क्लॉजेज और वर्सेस। कभी भी किसी क्लॉज में वर्सेस में, मुझे अभी याद आ गया पर अभी बाद में बताती हूँ आपको कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें आप एक कोई वर्ड पोएम है ऐसी बर्निंग टाइगर या कहीं पर, मैं अभी नेक्स्ट वाला बनाऊंगी उसमें डाल दूंगी ये। तो अनफॉर्चुनेटली आई वॉज इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम ऑन द रॉन्ग डे। हर चीज़ गलत हो रही थी मेरे पास सीरीज़ में, सब कुछ। मैं उस दिन क्या था, रॉन्ग प्लेस में था, टाइम भी गलत था और दिन भी गलत था। तो रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, दैट इज़ कॉल्ड एनेफोरा, है ना। चलिए लास्ट है, तो दैट्स द कियास्मस। कियास्मस अ वोबल पैटर्न in which the second half of the expression is balanced against the first but with the parts reversed। क्या, the famous chef said people should live to eat not eat to live, है ना। तो live to eat और eat to live, तो उसका वोबल पैटर्न है ये एक तरह का जिसमें रिवर्स होता है पैटर्न, इन विच सेकेंड हाफ ऑफ द एक्सप्रेशन इज बैलेंस अगेंस्ट द फर्स्ट। तो रिवर्स करके और उसको बता रहे हैं कैसे कि जिन्हें हम ढूंढते हैं हमें दिल ढूंढता है। तो ये ढूंढता की स्पेलिंग गलत है, इसको करेक्शन कर दूंगी मैं। जिन्हें हम ढूंढते हैं, जिन्हें हम ढूंढते हैं हमें दिल ढूंढता है। तो मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन, अगर इस तरह के वर्बल पैटर्न को हम, आप इसको ये भी अच्छा एग्जांपल है, लिव टू ईट एंड लिव टू ईट और ईट टू लिव। हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कियास्मस। So thank you so much for listening me, and I would like to listen you in next in your comment box. Thank you so much. God bless you.